Yes. नमस्ते सर। नमस्कार। थैंक यू सर। कंफर्टेबल है आप? जी सर। चलिए अपने बारे में बताएं, इसके पश्चात आपका साक्षात्कार शुरू कीजिए। जी सर, मैंने अपनी 10th क्लास बालिका स्कूल जोधपुर से और मैंने अपनी 12th महावीर पब्लिक स्कूल जोधपुर और मैंने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में JIT जोधपुर से किया और सर वर्तमान में मैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत। ओके, तो हम ये कंफ्यूज हो रहे थे कि BCA क्या होता है, तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं आप अभी शिक्षा विभाग में। जी सर। नियुक्ति कब हुई आपकी? सर मेरी ज्वाइनिंग डेट एग्जैक्ट 18 अप्रैल 2023। तो आपको कौन सा वेतनमान में फिक्स किया गया है? सर 2800 पे ग्रेड। और एल कौन सा लेवल है आपका? सर डिस्क्लोज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, L8 पे आप कार्यरत हैं। जी ठीक है। आपके प्रमोशंस के क्या क्राइटेरिया हैं? सर BCI का जो प्रमोशन है वो SCI सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सर उसके बाद सर अभी कैडर जो है वो कंप्लीट डिसाइड नहीं हुआ है सर, उस पर काम चल रहा है अभी। SCI का प्रमोशन कैसे? ओके, तो आपका कैडर निदेशालय के अंतर्गत आता है? मैं चाहूंगा सर कि आप रिपीट कर सकते। आपका जो कैडर है वो किसके अधीन आता है, कौन से डिपार्टमेंट के अधीन आता है? सर सबऑर्डिनेट सर्विस ही है सर, जो टीचर्स जो होते हैं नॉर्मल वो ही है सर। ठीक है। अभी हमने देखा कि BLOs के ऊपर जो है वो SIR की प्रक्रिया का बहुत बड़ा बोझ था। जी सर। तो आपने भी कहीं पे पार्टिसिपेट किया इस समय? जी सर। हाँ, आपने क्या क्या ड्यूटीज करी? सर टेक्निकल हेल्प डेस्क में जो है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स को जो लगाया गया था सर, जो ब्लॉक होता है चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सर, उनके अंडर में सर मैंने काम किया था और टेक्निकल हेल्प डेस्क में सर मैंने अपनी भूमिका निभाई थी, जो डिजिटलाइज करने थे, जो एनुमरेशन फॉर्म्स को डिजिटलाइज करना सर मेनली वो मेरा काम था। अभी वर्तमान में क्या आपत्तियां मांगी जा रही हैं, ये कार्य पूरा हो चुका है राजस्थान में? SIR की प्रक्रिया होगी पूरी? नहीं सर, पूरी नहीं हुई है सर। जो आपत्तियां जो आपने जैसा कहा वो सर वो प्रोसेस सर अभी चल रहा है जहाँ तक मुझे याद। ठीक है। आपने ये बताया कि जैसे कोई भी SIR की प्रक्रिया के अंदर मेरे पास में 2002 की जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं, मेरे माता पिता का है, नहीं मेरे नाती वगैरह का किसी का भी नाम, ठीक है, किसी कारणवश छूट गया और मैं आपकी नजर के अंदर राजस्थान का निवासी, मेरे पास में और वैध दस्तावेज सारे हैं, लेकिन मेरा मतदाता पहचान पत्र 2002 के अनुसार मेरे माता पिता को उसमें नाम नहीं। आप मेरा नाम कैसे जोड़ेंगे? सर फर्स्टली तो सर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं सर, जो दादा दादी या फिर नाना नानी सर, उनके जो है उनका नाम जो है वो सर्च किया वो भी नहीं है। तो सर जो उसके बाद अभी जो आपत्तियों वाला जो चल रहा है सर, उसके अंदर जो नए फॉर्म नंबर सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं 6, 7, 8 और 8 है सर, उसके अंदर नया जो वोटर है उनको इंक्लूड करने की जो है उसमें प्रावधान है सर, तो फिर उसके तहत सर जो है उनको जो है वो उनका नाम ऐड किया जाएगा। ओके, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के अंदर बीटेक करा? जी सर। ठीक है, और अभी आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आना चाह रहे हैं और ये आपका दूसरा प्रयास है? जी सर। पहले में क्या हुआ था? सर मेंस क्वालिफायर हुआ। ओके, तो पहली बार आप साक्षात्कार देने वाले हैं? जी सर। ठीक है, आप ही बताएं कि अभी हाल ही में RBI ने कुछ जो है वो मार्केट को रेगुलाइज करने के लिए जो है कदम उठाए हैं और मैंने 10,000 रुपए की EMI वाला लोन ले रखा है, ठीक है। पिछले 6 महीनों के दौरान RBI की जो पॉलिसी आई है मौद्रिक जो समीक्षा नीति के अंदर, मुझे कितना फायदा मिलेगा, जबकि मेरा 10,000 रुपए का EMI महीने का जा रहा है सर। तो रेपो रेट कुछ कम हुई है? जी सर, बिल्कुल 0.25 जो पॉइंट्स हैं सर वो कम हुए हैं जहाँ तक मुझे याद है। एग्जैक्ट सर मुझे रेपो रेट जो है वो याद नहीं आ रही है अभी, लेकिन सर निश्चित ही EMI में जो है वो फायदा होगा सर। कितना होगा? सर एग्जैक्ट रेट मुझे याद नहीं है। ठीक है, चलिए आप ही बताएं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग फ्रॉड करके और चले जाते हैं और उसके बाद में वहां पे से वापस नहीं आते हैं। भारत के साथ में ब्रिटेन की जो प्रत्यर्पण संधि जो है या नहीं है, जिसकी वजह से विजय माल्या को नीरव मोदी को वहां से लाया नहीं जाए,
जी सर। कौन सी है क्या प्रत्यर्पण संधि है या नहीं है? माफी चाहूंगा सर, मुझे इस बारे में सीमित जानकारी नहीं। अभिषेक हसीना भी जो निर्वासित जीवन भारत सरकार के यहाँ पे मतलब वो रह रही है, जी सर। जबकि बांग्लादेश के साथ में तो प्रत्यर्पण संधि है, जी सर। उसके बावजूद भी उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। जी सर। क्यों? सर उसका रीजन सर जो सेक्शन 8 है सर, उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का सर, उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा ऑलरेडी प्रोविजन है कि अगर कोई पॉलिटिकली मेलाफाइड अगर कोई डिसीजन लगता है तो सर जो है वो बाध्य नहीं है सर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अवहेलना भारत कैसे कर सकता है उसका डिसीजन? क्योंकि सर इंडिया एक सोवरेन कंट्री है सर, और तो जो डिसीजंस होते हैं सर वो एक पहली बात तो सर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो बायलैटरल है दो देशों के बीच में, और फिर सर इंडिया सोवरेन है सर डिसीजन लेने के लिए। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ही पालन नहीं करे तो इसमें सॉवरेनिटी कहाँ आड़े आ रही है? सर इंडिया अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं सर, जो इंटरनेशनल जो भी लॉ है वो किनको मानना है और किनको नहीं मानना है सर, वो इंडिया की सोवरेनिटी पे डिपेंड करता है। बेगम खालिदा जिया का भी जो है वो सुपुर्द खाक की गई है। विदेश मंत्री का वहां जाकर के पाकिस्तानी संसद के उच्चायुक्त से हाथ मिलाना, आगे बढ़ करके, और एक तरफ भारत की क्रिकेट टीम के द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करना, दोनों घटनाएं अलग हैं। एक तरफ तो हमारे खिलाड़ी तो कहते हैं कि हम हाथ नहीं मिलाए, तो ये मैसेज ये चला गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि भारत जो है वो तब तक जो है वो पाकिस्तान के लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करेगा जब तक हमारे आतंकवाद से संबंधित उनकी धरती से कोई किसी का इस्तेमाल नहीं किया जाए। जबकि दूसरी घटना ये होती है कि यहाँ के विदेश मंत्री जा करके उनसे हाथ मिला रहे हैं, दोनों में विरोधाभास है। कैसे देखते हैं आप उसको? और सर विरोधाभास तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि सर इंडिया बांग्लादेश जो रिलेशन है वो पहले से बहुत स्ट्रांग रहा है। पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान के किसी बड़े अधिकारी से जो है वो हाथ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने मिलाया। जी सर। आगे से जी सर। इसको आपकी नजर में कैसे देखा जाना चाहिए? सर जो डिप्लोमेटिक एंगल है सर वो हमेशा जो है ओपन रहना चाहिए सर। एंगेजमेंट जो है इंटरनेशनल रिलेशन में वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर जो अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की जो बात करें, अगर वो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो सर, क्योंकि सर वो बहुत ही ज्यादा सर जो लोग स्पोर्ट्स जो है वो देखते हैं, तो जो टेररिज्म के लिए उनका जो था कि जो लैंड है वो यूज नहीं की जानी चाहिए अगेंस्ट इंडिया। तो सर वो अगर एक स्पोर्ट्समैन अगर वो लोग हाथ मिलाते तो सर एक मैसेज जाता है जो, ठीक है सर वो। लेकिन आप तो मतलब स्वयं जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन है, और एक स्पोर्ट्स पर्सन तो जो है वो किसी दूसरे खिलाड़ियों से राजनीति बीच में घुसाता ही नहीं है जी। जबकि भारतीय खिलाड़ियों ने यहाँ पे जो है राजनीति को हावी होने दिया, जबकि सांस्कृतिक चीजें और जो खेल की चीजें उसमें तो राजनीति कहीं पे भी आड़े आनी नहीं चाहिए, ऐसा मानते हैं सब लोग। सर जो सेक्टर्स होते हैं सर वो ओवरलैपिंग होते हैं, जैसे कि सर अगर मैं कहूँ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड किया गया सर, जो उनका जो सर ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सर था कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो सर जो सेक्टर्स होते हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं सर, एक का जो है वो दूसरे पे इम्पैक्ट सर जरूर पड़ता है। सार्क की प्रासंगिकता वर्तमान में निम्न स्तर पे चली गई है, लेकिन बेगम खालिदा जिया बेगम के जो अंतिम संस्कार उनको किया गया उस समय वहां के जो कार्यवाहक जो है राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कोई बयान आया सार्क के परिप्रेक्ष्य में? कुछ है जानकारी इसके बारे में मोहम्मद यूनुस की तरफ से? क्योंकि सार्क कंट्रीज के सारे जो प्रतिनिधि है वो वहां पे पहुंचे थे। आपकी नजर में क्या सार्क जो अभी भी प्रासंगिक है? सर निश्चित ही सर जो न्यू एफर्ट्स हैं सर, एक नए एंगल से जो है वो उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है सर सार्क को। और जो पाकिस्तान जो है वो उनके द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए जाते हैं सर उनको डिप्लोमेटिक की उस तरह से सॉल्व करने। क्या सार्क की जगह बिम्स्टेक इसका ले सकता है क्या? तो सर जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सर सार्क जो है वो एक नेचुरल, अगर हम देखा जाए तो नेचुरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो सब जो सारी मेन कंट्रीज हैं वो आपस में बॉर्डर शेयर करती हैं। और सर बिम्स्टेक जो है वो एक नेचुरल अलायंस जो है वो नहीं है, तो सर कंप्लीट रिप्लेसमेंट तो नहीं कर सकते। लेकिन सर हाल ही में देखा जाए तो कोऑपरेशन जो है वो बिम्स्टेक में जो है वो ज्यादा देखा गया। आप ही बताएं कि दक्षिणी राज्य जो है वो भारत की आवाज को कहते हैं कि
हम मानते नहीं। आवाज का मतलब ये है कि हम जो त्रिभाषी जो फॉर्मूला है उसको भी वो नहीं मान रहे। जी सर। आपकी नजर में ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो वर्तमान में विद्यमान है, इनको दूर किए जाने की आवश्यकता है? सर थ्री लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो जो बोन ऑफ कंटेंशन है सर, वो भी उन्होंने नकार दिया। जी सर। वो सर बोन ऑफ कंटेंशन जो है सर वही है, तो इसके लिए सर एक कंसेंसस बेस्ड जो है डिसीजन वो जरूर लिया जाना चाहिए, ताकि एक ऐसी कॉमन भाषा जो है जो नॉर्थ इंडिया जो है वो साउथ इंडिया की कोई एक भाषा जरूर सीखें, और जो साउथ इंडियंस हैं वो एक नॉर्थ इंडियन की जो भाषा है मेनली हिंदी जो है वो उसे सीखें, तो सर तब जो है वो शायद ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी वर्तमान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं गतिरोध जो देखा गया है, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। कौन कौन से 2-3 इंसिडेंट है जो वर्तमान में चर्चाओं में बने? सर माफी चाहूंगा मैं अभी। मेरा अंतिम सवाल आपसे, भारत में पिछली खिड़की से, पिछले दरवाजे से अफगानिस्तान सरकार को मान्यता दे दी। जी सर। इस कदम से आप सहमत हैं? नहीं सर, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट में सर जो तालिबान गवर्नमेंट जो अभी उधर रूल कर रही है, हाँ, उसको मान्यता जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन वहाँ के विदेश मंत्री का यहाँ आना और 5 दिन यहाँ पे विजिट करना, जी सर, और सरकार की इसके अंदर सहमति होना भी तो अपने आप में वही चीज है जो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। सर एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर अगर हम देखा जाए तो IC-814 जो इंसिडेंट हुआ था हाईजैक वाला, सर उसके अंदर सर जो हमारे पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमने टेररिज्म के नाम पर जो है कंप्लीट कट ऑफ कर दिया था। तो सर किसी भी कंट्री से स्पेशली जब अभी कौन कौन सी मजबूरियां जिसकी वजह से जो है भारत इस प्रकार की चीजें कर रहे, जबकि तालिबान को तो किसी भी देश ने, चंद एक देशों ने उसको मान्यता दी है। जी भारत भी कह सकते हैं कि नैतिक तौर पे जो है उसका खुला समर्थन नहीं कर रहा। जी सर। फिर ऐसी कौन कौन सी इंसिडेंट घटे जिसकी वजह से अफगानिस्तान का झुकाव या भारत का झुकाव बन सकता है? सर मेनली जो इसका जो रीजन है वो पाकिस्तान को जो है उसको लेके है सर। अगर हम सेंट्रल एशिया या अगर हम मिडिल ईस्ट के वे की बात करें तो सर अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सर पाकिस्तान को बाईपास करना, और सर अफगानिस्तान के लिए भी जो इंडिया के पास पोर्ट्स हैं उनका यूज करके ट्रेड वगैरह को इंक्रीज करना, ताकि उनको और सर जो लेजिटिमेसी है तालिबान को तभी मिलेगी। अफगानिस्तान के कौन से पोर्ट्स बता रहे हो? नहीं सर, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो पैक्ट हुआ था उसमें सर इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वहां से उसको एक्सेस जो है वो देने की बात की गई थी, ताकि ट्रेड जो है वो और ज्यादा। अफगानिस्तान में अपन कौन से रास्ते से घुस सकते हैं अगर ट्रेड के बारे में बात करें तो? अफगानिस्तान में सर पाकिस्तान को बाईपास से सर सी रूट से ही जा सकते। सी रूट से जा सकते हैं आप अफगानिस्तान? हमने तो सुना है कि लैंड लॉक कंट्री है वो। सॉरी सर, ईरान। चलिए कोई बात सर, प्लीज। ईरान की क्या इम्पोर्टेंस है? चलो ईरान सर ईरान में सर इंडिया चाबहार जो पोर्ट है वो डेवलप करना है, और सर उसके साथ ही सर जो कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोजेक्ट है INSTC उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सर वे टू सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए? सर सेंट्रल एशिया सर मिनरल्स की बात करूं तो वहाँ पे सर ऐसा एक्सप्लोर किया गया है कि वहाँ पे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो जो है उनका वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोरेज है। तो सर एक तो उसके लिए, और सर जो अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है सर इंडिया के लिए, तो सर इकोनॉमिक जो है वो। क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स? सर क्रिटिकल मिनरल से जो आशय है सर वो ये है कि जो आपके इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कि सर एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा। और एक होता है रेयर अर्थ मटेरियल। जी सर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर रेयर अर्थ मिनरल जो होते हैं वो उनका जो वो उपलब्ध तो हैं, लेकिन सर उनको जो एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो सर इसलिए उन्हें रेयर अर्थ मिनरल कहा गया है। सर ये रेयर अर्थ मिनरल जो है वो सबसेट होते हैं सर क्रिटिकल मिनरल्स के। ठीक है, जब से अभी चांदी है अभी। जी सर। तो चांदी के प्राइस में भी काफी हाइक देखा गया है। जी सर। तो इसका मेन कारण क्या है?
सर सप्लाई और डिमांड सर दोनों जो है इनके कारण है। तो सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो सर चाइना जो है वो रिफाइन जो सिल्वर है वो उसका एक्सपोर्ट करता है, तो उसने कंट्रोल का जो है सप्लाई कंट्रोल जो है वो स्टेब्लिश किया। और सर डिमांड जो है इंडस्ट्रियल डिमांड मेनली अगर मैं बात करूं तो ईवी की जो सर्किट होते हैं और जो दूसरे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उसकी वजह से सर ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में जैसे ताइवान है, ताइवान छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत कुछ उसका रोल है ग्लोबल सप्लाई चेन। जी सर। लेकिन इंडिया एक इतना बड़ा देश होके भी उसमें सप्लाई नहीं कर पा रहा है। और जो सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स हैं, जी हर 5 में से एक इंडियन है। जी ठीक है, 20% मतलब जो सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स है वो इंडियन है। तो ह्यूमन रिसोर्स का भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जी सर। तो फिर ये क्या इश्यू है, मतलब इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा है? और चाइना हर बार कुछ ना कुछ, इस बार चांदी को रोक दिया, थोड़े दिन पहले रेयर अर्थ मटेरियल को रोक दिया। तो सप्लाई चेन को इतना डोमिनेट कर रखा है कि चाइना जैसे चाहता है वैसे यूज करता है। चाइना इज यूजिंग मतलब सप्लाई चेन एज ए वेपन। जी सर बिल्कुल। तो इंडिया को क्या सीख लेनी चाहिए चाइना से, और इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा ये चिप मैन्युफैक्चरिंग? सर मेनली सर जो रॉ मटेरियल है और उसका सबसे ज्यादा इशू जो है, क्योंकि सर इंडिया इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग करता भी है सबसे ज्यादा, तो सर जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल होता है और उनके थ्रू वो जो है अभी ज्यादा होता है। तो सर रॉ मटेरियल के एक्सप्लोरेशन और जैसे सर रेयर अर्थ मिनरल की अगर हम बात करें तो सर उनके लिए नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए R&D में इन्वेस्टमेंट, सर ये जो है वो इंडिया की प्रोमिनेंट नीड्स है सर अभी। R&D में करना चाहे तो किस किस में करें? सर रेयर अर्थ मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए जो नई टेक्नोलॉजीज है उसमें सर मेरे हिसाब से उनमें करना चाहिए। अभी कितना है इंडिया का R&D सेक्टर में? टोटल R&D सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सर लेस देन 2% है सर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो 0.65% है। ठीक है, अभी एक सेमीकंडक्टर मिशन भी आया है। जी सर बिल्कुल। वो क्या है? सर सेमीकंडक्टर मिशन सर 70,000 जो करोड़ हैं वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो है उसको स्टैब्लिश करने के लिए। और उसमें सर जो गुजरात है उसमें फैब्रिकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो, और सर असम जो मैं याद कर पा रहा हूँ वहाँ पे असेंबली और टेस्टिंग यूनिट जो है वो स्टैब्लिश की गई है सर। अच्छा, अभी राजस्थान में भी जैसे अभी वो टैरिफ लगे उसके बाद से हमारे भी एक्सपोर्ट्स पे काफी असर आया था। जी सर बिल्कुल। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं टू प्रमोट एक्सपोर्ट? सर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर पंच गौरव जो स्कीम है जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, स्पोर्ट्स हो या टूरिज्म। और सर उसके अलावा सर जयपुर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है सर, वो भी स्टैब्लिश किया गया है। और सर अभी मुझे क्या होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर? सर एक डेडिकेटेड रीजन होता है जिसमें जो मेनली IT सेक्टर जो है उनके डेवलपमेंट के लिए है सर अभी मुझे। ठीक है, आप ये कंप्यूटर भी पढ़ाते हो ना बच्चों को? जी सर। तो क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर एजुकेशन के लिए? सर करंटली अगर हम देखें तो जो डेवलपमेंट है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है सर, वो जो है कंप्यूटर उसके लिए सर एक बेसिक नीड हो चुका है। और साथ ही साथ सर जो क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सर उसे रोकने के लिए भी सर कंप्यूटर का नॉलेज होना वो बहुत जरूरी है सर। जैसे कंप्यूटर में वोकेशनल ट्रेनिंग देनी हो जी सर। तो क्या सिखाएंगे? सर मैं सर बेसिक से सर शुरुआत करूंगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स, और सर उसके बाद में सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और फिर सर जो सॉफ्टवेयर है उसके आगे सर फर्दर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह सर उस हिसाब से। ठीक है, जैसे बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जी सर। देनी चाहिए? जी सर बिल्कुल देनी चाहिए। क्यों? सर वो उनके लिए सर एम्प्लॉयमेंट का माध्यम तो बनेंगे ही बनेंगे, और साथ ही सर अगर हम किसी बच्चे को अगर सिखाते हैं और सर वो घर जाके अपने पेरेंट्स को भी बताता है, तो सर जो अगर हम कहते हैं साइबर क्राइम जैसी जो चीजें उनको तो सर रोकने के लिए बहुत इफेक्टिव टूल साबित होगा सर। ठीक है, वो तो एक टूल हो गई। वोकेशनल ट्रेनिंग में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, और प्राय ऐसे देखा जाता है कि जैसे भारत में जो शिक्षा है उसको या तो हम जापान से कॉपी करें या फिर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहां से कॉपी कर लेते हैं कि वहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है तो हमें देनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जैसे 12 साल 15 साल का बच्चा है उसको हम थोड़ी स्किल दे दें। जी सर। ठीक है, और हमारे ये भी देखा जाता है कि जो बाल श्रम है उसकी घटनाएं भी बहुत होती है। तो एक तरफ तो हम बच्चों को थोड़ी स्किल दे रहे हैं
जी और दूसरी तरफ वो लोग बैठे हैं जो उन बच्चों को आसानी से रोजगार भी दे देंगे, तो इससे तो बाल श्रम की घटनाएं बढ़ जाएंगी। जी नहीं सर, जो बाल श्रम का जो सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ एज जो है वो 18 है और 14 to 18 जो है सर, उसमें अगर हैजार्डस काम जो अगर नहीं है तो उनमें जो है वो अलाउ होता है। तो सर अगर हम जब तक बच्चा जो है 12 पास अगर है और सर पर हम तो सस्ते में यहाँ पे स्किल लेके बच्चे को छोड़ रहे हैं ना मार्केट में। सर 12 पास अगर जो स्किल्ड होगा, अगर 12 पास का कोई बच्चा, तो सर वो अगर एक एनवायरनमेंट में अगर सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहा है जो कि हैजार्डस नहीं है बिल्कुल, तो सर कंप्यूटर हैजार्डस नहीं है किसने कहा? जैसे मान लो कंप्यूटर के हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, उसमें तो इतना सारा हैजार्डस वो होता है। बिल्कुल सर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जो बात कर रहा हूँ मेनली जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग है सर, एक पर्टिकुलर एरिया में उनको स्किल किया जा सकता है। चलो ई वेस्ट की अभी एक इश्यू आता है, अभी बात ही चली है, तो ई वेस्ट क्या होता है? सर ई वेस्ट सर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि यूजफुल नहीं रह जाते और फिर जो वो वेस्ट क्रिएट करते हैं सर, उन्हें ई वेस्ट। और इसका मैनेजमेंट कैसे करें? क्या इश्यूज हैं? अभी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है इससे रिलेटेड। जी जी सर। तो वो क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क है इसके साथ में? सर रिस्क एसोसिएट तो सर ये है जो कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज थी पहले उनके ऊपर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं डाली गई थी कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन सर उसे ईपीआर जो एक्सटेंडेड आगे और उसके साथ ही सर जो 3R की जो है हमें वो जो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल सर इसको भी अभी गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है कि भाई जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसी से हम रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जी सर उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जी सर। तो ये सफल रहेगा क्या, या फिर एक्सट्रैक्ट करने में इतना या कलेक्शन में इतना खर्चा आ जाएगा कि वो फिर से उतना ही महंगा हो जाएगा? सर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं अगर वो जो फोन उन्होंने खुद ने बनाया है तो सर उन्हें जरूर पता होगा कि जो है इस फोन को अगर मैं बात करूं तो कैसे उसमें से कैसे उन्होंने अगर फैब्रिकेशन किया है उसी तरह से वो उसमें से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो सर उन कंपनीज पे जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर डाली जाए वो तो ईपीआर ऑलरेडी है। जी सर, लेकिन अगर जो पर्टिकुलर सर जिसने असेंबल किया है उस डिवाइस को, सर जिसने असेंबल किया है वो डिसेंबल भी जो है वो जानता होगा। तो सर मेरे हिसाब से अच्छा रिवर्स इंजीनियरिंग आप बता रहे हैं? जी वो जानी चाहिए। माफ चाहूंगा टर्म जो है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। अच्छा चलो, आप तो कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनको भी देखते हैं, उनमें जो विकास हो रहा है उसको भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जैसे मोबाइल के ऊपर बैन लगाया, ऐसे ही कंप्यूटर भी सिमिलर ही उसका डिवाइस है। मोबाइल और कंप्यूटर कहीं ना कहीं सिमिलर है। जी जी सर। तो कंप्यूटर शिक्षा भी कहीं ना कहीं बच्चों पे नकारात्मक प्रभाव तो डाल ही रही होगी। सर मैं इसमें इसको भी बैन कर देना चाहिए? नहीं सर, इसे बंद जो है कम्प्लीटली वो नहीं किया जाना चाहिए सर। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। कंप्यूटर शिक्षा के जो नेगेटिव हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं, क्योंकि अगर एडिक्शन अगर हम कहें जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रति हो सर, वो जो है हमारी मेंटल हेल्थ और जो हमारी आई साइड है, जो फिजिकल हेल्थ है, उन पर नुकसान जरूर डालता है। लेकिन सर जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि आज की सर जो नीड है वो सबसे ज्यादा है कि आपको एक टेक्निकली स्किल्ड जो है वो एटलीस्ट बेसिक स्किल्स जो है वो जरूर होनी चाहिए। वो तो होनी चाहिए, पर उनका स्वास्थ्य, उनका मानसिक जो ग्रोथ होनी चाहिए उतनी तो नहीं हो रही ना भाई। अब आपने भी तो पढ़ा है कंप्यूटर। जी सर। तो आपको कोई कमी दिख रही है अपने आप में? नहीं सर, मैं जो है डिजिटल डिवाइस को सर एक कंट्रोल में रखता हूँ सर। जो डिजिटल वेलबींग है, जो हमारे मोबाइल में ही एप्लीकेशन आता है सर, वो जो हमें बताता रहता है कि आपने डेली यूज जो है कितना किया है, तो सर मैं उसे जो है लिमिट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अपने एरिया की 10 समस्याएं बताओ। जी सर। डिस्ट्रिक्ट जी आपके एरिया सर, मेरे एरिया की सर मेनली जो अभी हाल ही में जो समस्या है सर, वाटर लॉगिंग जो है, इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल और ट्रैफिक, और सर ग्राउंड वाटर लेवल वाटर डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है सर। अर्बन एरिया में सर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जी सर। मैं सर पर्टिकुलर मेरे एरिया की बात करूँ तो कौन सा एरिया आपका? सर बनाड़ जोधपुर। तो अंडरग्राउंड में पानी वगैरह आ जाता है? जी बनाड़ में तो कहाँ हो रहा है यार? बनाड़ में तो लाल सागर सर 4 फुट पे सर पानी आता है।
सर घर घर जो है वो नहीं बन पा रहे हैं, फाउंडेशन जो होती है घर की सर वो नहीं बन पा तो सेम की समस्या में कन्वर्ट आउट हो गया होगा ना। ग्राउंड वाटर में तो कहाँ से? ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में क्या डिफरेंस है? रहा। कौन सी नदी है आपके पास में? सर जो क्या इश्यू चल रहा है उससे रिलेटेड? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था रिसेंटली? सर जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो जो है मेन कारण है सर। जो जोजरी रिवर का जो मेन कैचमेंट एरिया है वो जो है बिल्कुल कम होता जा रहा है। और सर सब पहले सर जो एक रिवर फ्रंट जो है वो डेवलप करने की बात भी की गई थी, लेकिन हाल ही में सर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और सर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इन दोनों की जो है वो तो है वहाँ पे ऑलरेडी, जिला प्रशासन कह रहे हैं सर है, लेकिन अगर देखा जाए तो सर जो इनपुट होता है वो इतना ज्यादा होता है कि ना कभी कभी जो है वो पूरा जो है वो ट्रीट नहीं कर पाते, और जो अनट्रीटेड वाटर है वो जो है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? मैं चाहूंगा सर ट्रैवल करने की वजह से ये आरबीआई और कोऑपरेटिव का क्या चल रहा है? एक इश्यू चल रहा है आरबीआई और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच में। उसमें उनके एमडी जो है उनकी नियुक्ति से संबंधित कोई प्रश्न है, अपेक्स बॉडी जो है ना, है जानकारी इसके बारे में? माफी चाहूंगा सर। क्या डिफरेंस है? चलो कोऑपरेटिव और आरबीआई में क्या अंतर है? सॉरी मैम प्लीज। अच्छा एक चीज बताइए, ये हम्बन टोटा ये क्या चीज है? सर मैम इट इज अ पोर्ट है कहाँ पे? श्रीलंका में। अच्छा, तो उसका फिर क्यों इतना चर्चा में रहता है जनरली? मैम चाइना जो है वो अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके अंडर में मैम इन्वेस्टमेंट जो किया है हम्बन टोटा पोर्ट में उसको डेवलप करने के लिए, इसलिए हम ज्यादा चाहते हैं। तो यह एक चीज बताइए, हमारे जस्ट पास में श्रीलंका है, बहुत नजदीक हम मानते हैं, हम सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं वहां से। चाइना आके हमारे पड़ोस के देशों में आराम से हस्तक्षेप करके चला जाता है, और हमको जैसे पड़ोसी का रचने हुई तो हमारे पे फर्क पड़ता है, तो हम इसको आज तक नहीं रोक पाए हैं। क्या यह हमारी विदेश नीति की असफलता मानी जाएगी? नहीं मैम, ये असफलता नहीं है, क्योंकि मैम हमने इसको इस स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए मैम डायमंड ऑफ नेकलेस जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें इंडिया अलग अलग देशों में जो कि इंडियन ओशन में है। कौन कौन से? सर म्यांमार में सितवे पोर्ट, सर श्रीलंका में ही त्रिकोणमल्ली जो पेट्रो हब है वो, और ईरान में चाबहार पोर्ट, और मैम इंडोनेशिया में सबांग, और सिंगापुर में चांगी जो इसे मैम डेवलप कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, अभी चंडीगढ़ का अनुच्छेद 240 में शामिल किया गया था, क्या था वो? मैम शामिल मैम नहीं किया गया था, एक बुलेटिन पे एक दिन के लिए जो है वो डिस्प्ले हुआ था, जिसे सरकार ने जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट में मना कर दिया था कि अभी जो है वो ऐसा कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो ये बुलेटिन वाले ऐसे कर देते हैं क्या? इनका कुछ भी आपको नहीं लगता इनके पास कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया पे कुछ है ही नहीं, कुछ भी कर देंगे, क्या कर देंगे? मीडिया को कौन रेगुलेट और कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मुझे याद आ रहा है, मेन रेगुलेटर। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आपको बना दिया जाए, कोई हेड बना दिया जाए, तो आप मीडिया को कैसे रेगुलेट करेंगे? मैम एक फैक्ट चेक यूनिट जो होती है मैम वो सबसे पहले एस्टेब्लिश होनी चाहिए। मैम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले पे बुलेटिन करने से पहले तो फैक्ट चेक यूनिट के थ्रू होके जाए, ताकि वो चेक किया जा सके कि वो ऑथेंटिक भी है या नहीं। अच्छा, पंचायत में क्या समस्या चल रही है? मैम मेन 3 समस्या बता दीजिए। मैम सोशल स्तर पे मैम चाइल्ड मैरिज, नशे की प्रवृत्ति, और मैम शिक्षा के स्तर में जो एनरोलमेंट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसका कम होना, और मैम फीमेल लिटरेसी। एक चीज बताइए, हमने विकसित राजस्थान या हमने 2047 का हमने एक सपना देखा है जी, मतलब भारत को पूरे इस लेवल पे इतनी सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, आपको लगता है 2047 तक जो हम सपने देख रहे हैं वो पूरे कर पाएंगे? जी मैम बिल्कुल कर पाएंगे।
जी मैम। आशा है आपको? जी कैसे? मैम। हाँ बताओ थोड़ा सा कैसे करेंगे। कैसे अभी क्या पढ़ रहा है? सर जो राइजिंग राजस्थान ठीक है, राजस्थान लेवल पे हो गया। इन्वेस्ट और कोई अदर स्टेट लेवल पे कुछ आपको कुछ अच्छा सा लगा, ये हमने इम्प्रूव किया है? जो रिन्यूएबल एनर्जी है सर, उसे डाइवर्सिफिकेशन है वो किया गया है सर। सोलर और विंड के अलावा जो बायो सीएनजी प्लांट्स हैं उन पे भी जो है वो वर्क किया जा रहा है। और जो हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरी है जो है मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में फंक्शनिंग जो है वो हो जाएगी। अच्छा, तो बायो से ज्यादा बायो वेस्ट डीकम्पोस्ट प्लांट कहाँ लग रहा है? बायो वेस्ट जो हरी सब्जियां होती है ना, हरा ग्रीनरी है, उससे हम डीकम्पोस्ट प्लांट बनाएंगे। मैम जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ शायद जालोर में जो लगने वाला है बायो सीएनजी प्लांट शायद आप वो ये मुहाना मंडी में अभी एक जयपुर में भी चल रहा है। जी मैम मैं सुना लेकिन इसके बारे में हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मंडी का सब पूरा से। अच्छा, स्काडा सिस्टम क्या होता है? स्काडा सिस्टम मेनली जो वाटर जो इनलेट और आउटलेट है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए होता अच्छा, वर्क करना कहाँ का लगा हुआ है अभी, एक दो बताइए। है। मैम आईजीएनपी, नर्मदा कैनल हम्म और मैम बिसलपुर। अच्छा, आईजीएनपी का बारी कब हुई थी, उसका इनॉग्रेशन कब आई थी अपने यहाँ पे? माफी चाहूंगा मैम, मैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, संविधान संशोधन होता है जी मैम कितने तरीके से होता है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग? मैम मेनली जो है वो दो तरीके जो मुझे याद है, विजिबल और इनविजिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। और मैम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें सिंपल मेजॉरिटी जो है वो रिक्वायर होती है, किसी में स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट का 50% से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर का जो है समर्थन। और अभी में मुझे ये याद आ रहे हैं। अच्छा, तो भारत का संविधान आप अपने को कठोर बोलेंगे कि लचीला बोलेंगे? मैम कहीं कहीं कठोर और कहीं कहीं लचीला, मैम मिक्स्ड। अच्छा, और इसका रीजन हम किस बेस पे बोलते हैं कि कहीं कहीं कठोर कहीं कहीं लचीला, किस बेस पे बोला जाता है? मैम जो प्रोविजंस हैं किसकी? मैम जैसे अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो जो जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो सिटीजनशिप जैसे मुद्दे हैं उन पे कानून बनाना है वो सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाता है। और कुछ जो कठोर प्रावधान जैसे कि फंडामेंटल राइट में या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन में अगर अमेंडमेंट करना हो तो मैम उसमें जो है स्टेट्स के साथ में मैम स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो चाहिए होती है। मैम उस बेस पे जो है वो कठोर संविधान है वो बोला। और राजस्थान में अभी अभी कौन सी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं ये फिलहाल? मैम इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मैम एक आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अभी मैं मुझे नहीं याद आ। अच्छा ठीक है। अच्छा, गांव और ढाणी में क्या डिफरेंस है? ढाणी क्या होता है? मैम ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो गांव जो है एक गांव में जो है छोटी छोटी जो उसे ढाणी कहते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? मैम एक रीजन बोलूंगा मैं पर्टिकुलर उस टर्म का। अच्छा, कुछ घर बने हुए हैं तो कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। अच्छा, राम सनेही संप्रदाय की जो 4 शाखाएं हैं, चारों के नाम बता दीजिए कहाँ कहाँ? मैम एक रैन नागौर, शाहपुरा भीलवाड़ा, एक मैम जोधपुर में है, नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। जी जी सर। और सर एक समराथल बीकानेर है। समराथल डिफरेंट था। सॉरी मैम, सिंथल बीकानेर। अच्छा, ये पंचड़ा किसने लिखा था? बड़ा फेमस है। माणिकलाल वर्मा जी जो थे उन्होंने। ठीक है, उनकी कोई बुक याद है? माणिकलाल वर्मा जी की कोई बुक फेमस? सॉरी मैम। अच्छा, ये धारा संविधान में धारा 51 का किससे संबंधित है? 51 को आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मैम उससे रिलेटेड। अच्छा, एक दो ड्यूटीज बताइए हमारी जो हमें करना चाहिए। जी मैम, जो मुझे जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है मैम वो 10th ड्यूटी जो है फंडामेंटल ड्यूटी वो है दैट वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव टुवर्ड्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्सीलेंस
so that our nation achieve higher levels of success. और अनुसूची 11 किससे संबंधित है? माफ चाहूंगा मैम, शायद पंचायती राज से पर अभी ठीक है सर। ओके, आप कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, आप ही बताइए कंप्यूटर की जनरेशन जो वर्तमान में चल रही है कौन सी नंबर? सर 5th जनरेशन। शुरुआत से बताइए, चार्ल्स बेबेज से शुरू कीजिए। कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। शुरुआत सर फर्स्ट जनरेशन जो है वो फर्स्ट जनरेशन जो वो कंप्यूटर जिसमें बात करूं जो डिफरेंस इंजन और जो जैसे कुछ मशीन्स हैं वो मशीन्स बनाई थी सर उन्होंने जो इजीली कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करती थी। और सर थर्ड जनरेशन में कौन कौन सी चीजें जोड़ी? थर्ड माफ चाहूंगा सर मैं मेरी रिकॉल। आप ही बताएं कि अभी जैसे सर भी चर्चा कर रहे थे कि जो रेगुलेटरी जो एक कह सकते हैं बॉडी जो जिसको कह सकते हैं दूर संचार नियामक जो विभाग है उसके द्वारा एक संचार साथी एक्ट को लाया गया था। जी सर। ऐसी कौन कौन सी बाधाएं थी जिसकी वजह से सरकार को वापस कदम खींचने पड़े और इससे क्या आपकी प्राइवेसी पे किसी प्रकार का कोई सरकार का हस्तक्षेप होता है? सर कोई भी ऐप अगर हम इंस्टॉल करते हैं सर मोबाइल में तो वो अच्छी बात है कि साइबर फ्रॉड्स या जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उसके मोबाइल के ऊपर एक ऐसा ऐप जो है सरकार की तरफ से लगा दिया जाए जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, है ना? साइबर फ्रॉड का जैसे सर ने जिक्र करा तो अच्छी बात है सर। जो इंटेंट है वो नो डाउट सर इस ऐप का जो है वो गुड है, लेकिन सर गवर्नमेंट के द्वारा ही हाल ही में जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं और वो जो है वो लाए गए थे जिसमें कि जो गवर्नमेंट है या जो कोई भी प्राइवेट एंटिटी है वो बिना कंसेंट के जो है वो डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन सर अगर हम देखें जो कोई भी ऐप है वो सर इंस्टॉल होते ही सर सबसे पहले उसमें उस ऐप को ओपन करने के लिए जो है वो परमिशन जो है वो मांगते हैं। सभी मांगते हैं। अभी अपन कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो सब जगह मांगा जाता है तो समझ। जी सर। फिर भी इतनी सर वो जो राइट टू प्राइवेसी है वो उसके साथ में सर कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए सर इसको वापस ले लिया गया। ओके, चलिए मेरा अंतिम सवाल आपसे जी, आप ही बताएं कि जैसे अभी हाल ही के अंदर जो है न्यूज़पेपर में चर्चाओं बना है मस्क की ऐसी कौन सी कंपनी है और वो भारत में आ गई जिसकी वजह से कुछ कंटेंट जो है वो डाल दिया और सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हस्तक्षेप करके 24 घंटे में इसको वापस हटाने के निर्देश दिए। क्या है ये प्रकरण? सर आज का न्यूज़पेपर पढ़ा था क्या आपने? नहीं सर, जैसा मैंने बताया सर मैं ट्रैवल कर रहा था, आप नहीं पढ़। ठीक है, आपका साक्षात्कार पूरा हो गया, आप 10। थैंक यू प्लीज। जस्ट मार लिया जी। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है और आपके फादर साहब का नाम सिर्फ कमलेश सोनी है। जी सर। सरनेम में से चेंज कर दिए सर जिसमें क्या गोत्र है सर। ओके, कमल सर पापा को शॉर्ट नेम है इसलिए आपने गोत्र को भी तरजीह दी मतलब। ठीक है, चलिए ठीक है। इंटरव्यू का मूल्यांकन करते हैं अपन। जी सर। पहले तो आप बताएं कि आपको कैसा इंटरव्यू में आप कौन कौन से प्रश्नों के जवाब और बेहतर तरीके से दे सकते थे वो आप दे नहीं पाए, अथवा ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें अभी आपको काम करने की आवश्यकता है? सर टेक्निकल मुझे लगता है थोड़ा और साउंड, जैसे कि कंप्यूटर की जो ये पीढ़ी है सर जनरेशन वो तो मुझे याद होनी ही चाहिए। होनी चाहिए ना, मानते हैं आप? बिल्कुल सर। इसके अलावा थोड़ा जिसमें पूरा कंप्यूटर आ गया कि इसमें सारी की सारी चीजें आपके टेक्निकल बनो, क्योंकि दूसरा भी आप शिक्षा विभाग में भी कार्यरत हैं। जी सर। तो प्रश्न यहाँ से भी आपके बनेंगे। नवाचारों की बात करें तो गवर्नमेंट को कितना ज्यादा साउंड प्रूफ कर दिया है आईटी सेक्टर में। राजकाज से शुरू होकर के सारी चीजें भी एफएमएस 3.0 भी आ गया। जी जी सर। 2.0 काम कर रहा था, उसके बाद में पूल बजटिंग वगैरह सारा सब कुछ इसी पे जा रहा है, बजट एस्टिमेशन भी इसी पे भी जा रहा है, सर्कुलर इसी पे भी आ रहे हैं, है ना। और फाइनेंस डिपार्टमेंट लगातार सर्कुलर जो है वो अपनी साइट्स पे अपलोड भी करता रहता है, साइट भी बहुत अच्छी है ना, तो आम जनता। उसके बाद में जैसे आरटीआई में अगर कोई आदमी जाता है तो
आरटीए कैसे उसको डालनी है, सारा का सारा पोर्टल पे डाल सकते हैं आजकल तो। जन सूचना पोर्टल, राजकाज जैसी जो है, इससे भी आपके सवाल बन सकते हैं। दूसरा एक प्रश्न आपने सर ने जो करा था कि अपनी जो खुद की जो समस्याएं हैं जी समस्याओं के बारे में, हो सकता है कि बनाड़ के अंदर गर्भ जब ऊपर आ गया होगा। हम आपकी बात से सहमत है, ठीक बात है। ऐसी समस्याएं नहीं बतानी है जो उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ जाए। बिल्कुल है ना। तो अपने को पूरी तौर पे थोड़ा सा इनसे बच करके और अपना काम जो है ये कि 20-25 मिनट का जो वार्तालाप हो वो ठीक ठाक हो जाए। इसमें जो किंतु परंतु नहीं हो, वो कुछ जोन और जानना चाह रहे हो और आपने कुछ और। अदरवाइज जो है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, वो आपने जो बोला और आपने उसके साथ में जस्टिफाई भी किया। और पीसीएम में है और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में आप हैं जी। चूंकि इंटरव्यू की डेट्स अभी आई नहीं है तो आपके पास में पर्याप्त मौका है और तैयार कर सकते। मेरी तरफ से इतने सर प्लीज। ठीक था। एक वो मैंने थोड़ा लेबर के ऊपर पूछा था, विरोधाभास जनरेट, ध्यान है क्या? बच्चों को स्किल, हाँ उस पे क्या टेक रहा आपका? वो लेबर लॉज है ना भाई आपने यहाँ पे? अभी जो नए आए हैं तो पुराने भी तो थे लेबर लॉ, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया हुआ है ना। तो सर वो स्किल वाला वो जो जैसे सॉफ्टवेयर वाला वो उसमें काउंट नहीं होता है क्या? मतलब जैसे जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो कोई बैठ सिर्फ पीडीएफ एडिट कर रहे हैं, कोई बच्चा अगर 14 से 18 साल, मान लो 16 साल का है, तो सर वो काउंट वो नहीं होगा ना उसमें। वो नहीं होगा, वो भी शायद अब तो घर के लिए अलाउड है ना, घर के लिए बिजनेस में ही कर सकता है, घर से तो मैं नहीं कर। हाँ उसमें आईटी का तो कोई है ही नहीं। अगर लॉ की बात करें जैसे वो जो है हाँ, पर ये तो एक ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे जरूरी नहीं, पर ये आपका क्या प्रेजेंस ऑफ जवाब माइंड है? की भाई क्या होना कैसे चाहिए इसका clear जवाब? करना। वही लेबर लॉज है, वही लागू होंगे तो वहीं से कंट्रोल होंगे। बच्चों को शिक्षा देनी है, वही जैसे किसी को पढ़ा लिखा इंसान चाहिए किसी काम के लिए, तो अपन पढ़ाई थोड़ी छुड़वा देते हैं, हाँ, उसको नहीं, लेबर लॉ से रेगुलेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक्ट में भी लिखा है कि स्कूल के बाद में आप चाहें तो काम करवा सकते हैं, वो जो प्रोटेक्शन होता वो है भी घर के काम के लिए ऐसा कुछ है हाँ, उसमें। हाँ बाकी आईआर तो आपका ठीक था ओवरऑल तो, पर खुद ही ट्रैप खा गए थे। जैसे अफगानिस्तान वाला क्वेश्चन था, उसमें आपको एकदम से लैंडलॉक की जगह सी के थ्रू जाने वो एकदम बड़ा ब्लंडर। हाँ, तो वो थोड़ा मैप वगैरह देखना, थोड़ा मैप का आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं पूछ लूँ अभी कि यहाँ से आपको यूक्रेन जाना है, कैसे जाओगे, कौन कौन से कंट्री आएंगे। सेंट्रल एशिया आपने पूछो, सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं? हाँ वो तो तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। हाँ नर्वस जी सर। नहीं बस वही कह रहे हैं सर, पूछ रहे हैं कि जैसे इंडिया से अपने को इजराइल जाना हो तो कौन सा रास्ता लेंगे। ठीक है, एक अपना चाबहार बंदरगाह के थ्रू अपन जो है वो मध्य एशिया में पहुंच बना रहे हैं उसका। तो मैप जो ग्लोब है उसको आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली, तो आप पॉलिटिकल मैप तो एटलीस्ट आपका ओके होना चाहिए, कौन कौन से कंट्री कहाँ पे है। ठीक है सर, मैप देखो थोड़ा सा, बाकी तो मैं इसका सिलेबस पढ़ के रखा हूँ। एक ये आरबीआई और कोऑपरेटिव का आपने एकदम से वो कर दिया कि कोऑपरेटिव बैंक और आरबीआई बैंक में क्या होता है। बहुत चल रहा है आज ही है, 2-3 दिन से चल रहा है क्योंकि जब से वो आए हैं ना जैसलमेर बाड़मेर वाले कोऑपरेटिव घाटे में है, तब से ही चल रहा है। क्योंकि जो नियुक्ति है एमडी लेवल की है वो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ एनके बहुत बढ़ रहा है। जैसे आप नाबार्ड का क्या रोल रहता है, ये चर्चा में रहेगा तो क्वेश्चन आएगा, और बैंकिंग अपने सिलेबस में है। आपने सिलेबस से पूछा फिर कोऑपरेटिव और आरबीआई वो सिलेबस में पूछा। एक काम करिए, पूरा सिलेबस में रिवाइज कर दीजिए तो पास में आ जाएगा, है ना। जिसके अंदर ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना, ये क्या अभी तो पंचायत, हाँ पार्टीज, अभी कौन कौन सी पार्टी करंट में है थोड़ा सा, राष्ट्रीय और राज्य तक। भारतीय आदिवासी पार्टी भूल गया। यही करना 3 सीटें किस बार असेंबली में कितनी? 3 है ना? 3 है, जिसमें से एक तो वो बंदा थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो याद कर लेना। पॉलिटिकल सिनेरियो याद कर लेना, कितनी महिलाएं हैं लोकसभा में, राजस्थान की पॉलिटिक्स का सिनेरियो पूरा अच्छे से याद कर लेना। बाकी ठीक है आपका अच्छे से
ओके सर। चलो ठीक है दिस। तो ये सारी चीजें हैं, तो अभी इंटरव्यू चूंकि डेट्स उसकी लगी नहीं है, तो अपने पास में भी मौका है। बहुत टाइम ये सारी चीजें अगर ब्रशअप कर लेंगे तो थोड़ा सा, और आईआर को भी थोड़ा सा आप ब्रशअप कर लेना, और ये टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न आप इससे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो वैसा ही है ना। जोधपुर की एक तो स्थापत्य कला के बारे में हालांकि पूछा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, और उसके बाद में हैंडीक्राफ्ट्स भी होगी, समस्याएं भी होगी वहाँ की। जोजन नदी का सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चली उसके बारे में, लोनी और बांडी है ना, इन तीनों का है। ठीक है, जिला मेरे हिसाब से जोधपुर से कट करके फलोदी भी बना है। जी सर। तो ये सारी की सारी चीजें आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। ठीक है ब्रदर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। एक सवाल है हाँ प्लीज। सर, चश्मा को क्या फेमलेस पहन के जाऊँ? सर में ज्यादा बेटर लगेगा वहाँ तो। फॉर्मल लगता है। ठीक है, सेम सुना मुझे। बाकी यंग हो, एनर्जेटिक हो, स्मार्ट हो, और जो है अच्छे ड्रेस आप classes हैं। अच्छी तरह से कैरी करते हो, इट्स लुक। थैंक यू। ठीक है।